चार ग्रह मोस्टली, आई थिंक चार या पांच ग्रह का इम्पैक्ट है, जिसमें से सूर्य है, शनि है, बुध है, शुक्र है। गुरु आपके मिथुन में आ जाएंगे, शनि फिर मार्च में जाके उसमें मीन में आ जाएगा। तो जब चेंजेस होता है ना, जब बड़े बड़े ग्रहों का चेंजेस होता है, अपना पोजीशन जब चेंज करते हैं ना, उस टाइम में गुरु भी करेगा, और यहाँ पर सूर्य भी करेंगे, शनि भी करेगा, उस साइड में बुध और शुक्र भी करेगा, उधर से चंद्रमा का भी करंट बहुत तगड़ा आने वाला, शेयर मार्केट बहुत ज्यादा गिरने वाला है। दूसरा, जब शनि चेंज होता है अपनी राशि में और सूर्य के साथ संबंध बनता है, तो भूकंप या अग्निवृष्टि यानी कुछ सिचुएशन 2019 में जब कोविड का टाइम पीरियड था, वहां पर ऐसा बना था। क्योंकि उस टाइम, हाँ डेफिनेटली है, वॉर का सिचुएशन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि मंगल का भी संबंध बन रहा है ना। तो जब मंगल का संबंध बनता है तो तो जय श्री राम दोस्तों। तो आज फिर से हम एक न्यू पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्याम जी, जो कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के एक्सपर्ट हैं। और बाकी इन्हीं से जानते हैं क्या क्या चीजें हैं, कैसे इनका इंटरेस्ट आया। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माइक की बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोर्गन जी। और आपके माध्यम से मैं सभी आपके दर्शक को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपका जो चैनल देख रहे हैं और आपको जो सक्रियता के साथ देख रहे हैं, और इस जो ऑकल्ट साइंस की दुनिया में काफी ज्यादा आप जो कार्य कर रहे हैं और उसको समझ रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ कि मैं बैकग्राउंड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहा हूँ। वहां से बीटेक करने के बाद मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में गया, वहां पे कार्य किया, और साथ में फिर एमबीए के बाद लिटरेचर में एमए एंड पब्लिक प्रोक्योरमेंट से डिप्लोमा, विभिन्न विभिन्न तरीके से फिर वर्ल्ड बैंक से 3-4 सर्टिफिकेट का कोर्स किया। तत्पश्चात कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बन गए ऑफिस में, या ऑफिस में एक सर जिन्होंने थोड़े से परेशान थे, वो कहीं पे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए कि परेशान थे, बट मैं इन चीजों को नहीं मानता था, क्योंकि एज ए टेक्निकल गाय मुझे लगता था ये चीज होती ही नहीं है। अगर होती है तो एक साथ ही बच्चे इतने सारे पैदा होते हैं, सभी एक ही साथ पीएम क्यों नहीं बन जाते। बहुत सारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन थे, चलता ही रहता था। वैसे बेसिकली ब्राह्मण फैमिली से हूँ, फिर भी इन चीजों को मैं नहीं मानता। मैंने स्टार्टिंग से ही साइंस पढ़ा और साइंस के साथ मैंने जिया। मैं अपने आप को मानता था कि साइंस एक ऐसी चीज है जो कि सत्यता, मतलब सत्यापन दिखाता है, वो दिखाता है एक्चुअल में क्या चीज है, वो सामने ला के देता है। एस्ट्रोलॉजी कैसे हो सकता है, भगवान होते हैं तो दिखते क्यों नहीं, ये मेरे बचपन से ही जिज्ञासा थी। और बोलते हैं ना कि जिससे जितना दूर भागते रहो उतनी आपके करीब आती रहती है। तो वैसे ही जो मेरे बॉस थे, कुछ प्रॉब्लम में फंसे, हेल्थ से रिलेटेड इशू हुए, तो वो एस्ट्रोलॉजर के पास गया था। एस्ट्रोलॉजर उनको कुछ बोला तो वो प्रिंट आउट मेरे सामने आया। उन्होंने बोला श्याम एक बार देखना। तो मैंने बोला सर ये चीज होता है, आप बिलीव करते हो क्या? बोला कि हाँ ये एग्जिस्टेंस करती है। और वो आईएएस ऑफिसर थे वो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। मैंने बोला कि सर मैं भी ट्राई करता हूँ। फिर उन्होंने बोला कि एक बार कोशिश करो। तो अपने अपने चार्ट दिया, बच्चे का चार्ट दिया। तो मैंने बोला कि सर आपके बच्चे मतलब बेटा नहीं होना चाहिए था। मेरे को नहीं पता था कि उनका रियल में बेटे नहीं है, 3 बेटी थी। मैंने बोला कि एमबीए कर रही होंगी। बोले कि हाँ ये एमबीए कर रही है। जस्ट बुक पढ़ के, बुक्स थे घर में, बुक्स पढ़ के उसमें देखा कि प्रेज लिखा है। मैंने बोला ऐसा पॉसिबल क्या है, कैसे हो सकता है कि मैंने जो बोला बिल्कुल एक्यूरेसी है, होगा। तो इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आप नाम लिखवाइए एस्ट्रोलॉजी में। तो फिर मैं इसके पीछे का साइंस समझने के लिए मैं लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ है दिल्ली में, वहां से फिर मैंने यहाँ पर एमए किया इस चीज में। वास्तु में भी बाद में किया, लेकिन पहले मैंने ज्योतिष में किया, ज्योतिष की कैलकुलेशन को समझा। फिर समझ आया कि ये वार की गणना कैसे होती है, कि जो हम लोग मानते हैं संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे क्रम से क्यों आ रहे हैं। फिर पता चला कि ये जो वार की गणना है वो सिर्फ हिंदी में पॉसिबल है। मतलब संडे के बाद मंडे ही आएगा, और कैसे आएगा ये मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन कोई इंग्लिश मैन नहीं बता सकता है। या हमारा जो महीने का नाम है चैत्र वैशाख जेठ, चैत्र से ही महीना स्टार्ट क्यों हुआ, उसके बाद वैशाख ही क्यों आता है, जेठ आषाढ़ ये सावन भादो, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे क्यों होता है। इन चीजों का आंसर मिलता गया। तो ये इंटरेस्ट मेरे को और ज्यादा बढ़ाता गया। फिर मैंने बोला कि जो चीज एक्चुअल मैंने पढ़ा था ना, वो सिर्फ मेरे को दिया गया था। वास्तविकता जो एजुकेशन है ना, ये जो हमारी संस्कृति है, वास्तव में ये एस्ट्रोलॉजी ही है।
ये ज्ञान का पार्ट था, बहुत देखा था, पार्ट है, लेकिन ये एक्यूरेसी पे पहुंचाता है। पता है, इसमें आप शारीरिक परीक्षण करते हैं तो आपको ये पता चल सकता है कि आपके कहाँ पर तिल हैं, कहाँ पे कट मार्क का निशान है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में फिर पता चलता है कि आपको पेट में कौन बीमारी होनी चाहिए, या सर में होनी चाहिए, या नसों से होनी चाहिए, या स्किन से रिलेटेड होनी चाहिए। ये पहले ही है जो कि आपके कुंडली देख के निर्धारित हो जाता है। तो इन चीजों में रुचि बढ़ती गई। फिर मेरा इंटरेस्ट वैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बढ़ता काफी ज्यादा है, और उसी से मैंने फिर पीएचडी भी की है, जस्ट किया है, कंप्लीशन किया है पीएचडी का। शोधरत हूँ, शोध करता रहता हूँ कि कैसे इसको और ज्यादा सटीकता लेके आऊं, जो कि लोगों तक पहुंचे और उससे हेल्प मिल पाए। क्योंकि ये विद्या ऐसी विद्या है जो मानव कल्याण के लिए प्रयुक्त में आती है। पहले ये राजाओं की विद्या थी, राजाओं के लिए था, जो राजा देखते थे कि हमारी प्रजा कैसे खुश रहे, उसके लिए वो अपने जो धर्म सभा में एक ज्योतिषाचार रखते थे। वो बताते थे कि इस वर्ष वर्षा होगी, नहीं होगी, कब होगी, कब धान बोया जाए, कब दाल बोया जाए, या कब अकाल पड़ सकती है, तो अकाल के लिए कब से योग किया, मतलब यज्ञ किया जाए। क्योंकि यज्ञ में भी ये केमिकल कंपोजिशन के थ्रू यज्ञ करते थे, समान औषधि मिला के करते थे, जिससे कि वर्षा होती थी। और वर्षा में उस तरीके से वो अम्ल नहीं होता था। आजकल तो सारे सही एसिडिक रेन होता है, इतने ज्यादा केमिकल, तो सही ढंग से फसल भी नहीं हो पाते। तो इन चीजों को देखते थे तो मेरे को लगा कि बहुत अच्छी विद्या है ये, इसको और ज्यादा खोज करने की जरूरी है। और मैं खोज में लग गया स्टार्टिंग से, और अभी खोज ही कर रहा हूँ। और मैं भी यही चाहता हूँ, और लोगों के साथ मैं बहुत जुड़ा हूँ, बहुत पढ़ाता भी हूँ। स्टूडेंट हैं जिनको मैं यही बोलता हूँ कि मेरे को, मैं एस्ट्रोलॉजी सिखाना नहीं है, मेरे को एस्ट्रोलॉजी किसी को नहीं सिखाता। मैं बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी सिखाना नहीं, क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजी की जिया है। जैसे मैंने इंजीनियरिंग जिया था, वैसे ही मैं एस्ट्रोलॉजी जीता हूँ। रात में 1 बजे हो, 2 बजे हो, 3 बजे, अगर कुछ भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड माइंड में आता है तो उसे लिखता हूँ, खोजता हूँ। जब तक वो पूर्ण नहीं होता है तब तक खाना तक छूट जाता है कभी कभार। और ऐसे ही मेरे जो भी स्टूडेंट, उनको भी यही नशा डाल रहा हूँ कि वो भी इस तरीके से हों कि एस्ट्रोलॉजी को सीखे नहीं, एस्ट्रोलॉजी को जिए, फिर मजा आएगा इस साइंस की तरफ से। ये मेरा थोड़ा सा एक रुचि है एस्ट्रोलॉजी के विषय में, जो आपको बताएगा। तो जितने भी दर्शक हैं, यही होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए आपके अंदर किसी भी चीज को सीखने के लिए, और तभी आप उस चीज को जी सकते हैं। एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस होता है आपको जब चीजों को आप सीखने लगते हैं। एक और चीज, जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे और बाकी कई जगहों पे आजकल अलग अलग तरह के एस्ट्रोलॉजिस्ट आ रहे हैं, और अलग अलग तरह के उपाय और दोष और बाकी सारी चीजें। अब आप बताइए, आप कैसे एस्ट्रोलॉजी को देते हैं? और जैसे कि हमारे जो वैदिक ऋषि होते थे वो एक साइंस की तरह ही इसको समझते थे, तो आप थोड़ा सा इसको बताइए कि आजकल जो एस्ट्रोलॉजर्स की हो गई है हालत, या जैसे वो बता रहे उसकी क्या रियलिटी है? देखिए, सबसे पहले तो देखिए, एस्ट्रोलॉजर पे लोगों को विश्वास भी बहुत ज्यादा है, और बहुत कम भी है, और हटता भी जा रहा है, बढ़ता भी जा रहा है। क्योंकि हम लोग जो जिस सनातन धर्म में है ना, या जिस जिस भूमि पर है हम लोग, वहां पर ये चीज ना खत्म होगा, ये खत्म नहीं हो सकता है। और मैं इसको एक भविष्य, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी एक भविष्यवाणी की विधा नहीं है कि सिर्फ पे भविष्यवाणी किया जाए, आप पे प्रेडिक्शन किया जाए आपके लिए। और ये मैं एक चीज बता दूंगा आपको, इससे फिर वापस आ रहा हूं इस लाइन में। एस्ट्रोलॉजी से सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के लिए ही कैलकुलेशन नहीं होता, सबसे बड़ी चीज वो पशु के लिए भी होता है, जीव जंतु, चाहे वो पौधे ही क्यों ना हो, उसके लिए भी होगा। जैसे भू संकलन हो, अर्थ क्यूब हो, अर्थ क्यूब से कुछ बहुत सारी ऐसे कैलकुलेशन है, जैसे अर्थ क्यूब कब आ सकता है, इस पे हम थोड़ा सा मेहनत करें ना, तो हम इसको जान सकते हैं। किस साइड में भूकंप आएगा, किसमें जब ज्यादा बारिश किस साइड में आएगी, हम इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एक्सरसाइज करने की जरूरत है इसमें। और दूसरा चीज, मैं एमबीए भी किया, जैसे आपको बताया, तो एमबीए में ना एक प्रोसेस है, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, और आपका अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स। ये बहुत बड़ी चीज है, जिसके अकॉर्डिंगली ना हम वर्क को डिफाइन करते हैं कि इस वर्क को किस तरीके से, या इस प्रोडक्ट को किस तरीके से, या अपने आप में इस तरीके से क्या काम किया जाए जिससे अपने आप को सुधारा जा सके। तो एक एस्ट्रोलॉजर इसी पे काम करता है, आपके सोर्ट पर काम करता है। आपको स्ट्रेंथ, कौन कौन सी स्ट्रेंथ है आपकी, उसको आइडेंटिफाई करके, आप नहीं बता सकते हैं कि आपके में क्या स्ट्रेंथ है, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली देखकर बता सकता है कि आपके आप में क्या स्ट्रेंथ है, आप में किस तरीके से, आप में थ्रेट, आप किस चीज से डरते हैं, आपको किस चीज से रिलेटेड एंजाइटी हो सकती है, या आपको किस चीज से रिलेटेड कब प्रॉब्लम हो सकती है, थ्रेट, उस चीज को बताता है। अपॉर्चुनिटी, आप इस एरिया में जाइए, आपको यहां से फायदा मिलेगा।
आपकी वीकनेस क्या है। बहुत सारी कुंडली में जैसे अगर बात करें ना, जो अग्नि तत्व कुंडली है, जैसे कि मेष हो गया, धनु हो गया, और सिंह लगन की कुंडली होगी, ये अग्नि तत्व की कुंडली होती है। ये थोड़े से जातक ना ओवर पॉजिटिव, मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिव हाइपर होते हैं, थोड़े से बहुत जल्दी हाइपर हो गए, एक्टिव हो गए, फिर शांत हो गए। कर्क वाले हो गए, वृश्चिक हो गए, मीन हो गए, ये वाटर एलिमेंट वाले हैं, बहुत ज्यादा शांत रहते हैं, जल तत्व के होते हैं, इमोशनल का लेवल काफी बढ़ा रहता है। तो उन चीजों पर समावेश देख के बता सकते हैं कि आप किस नेचर के हो। आप बिना बोलिए मत, बिना सामने सामने कुंडली रख दीजिए तो आपके बारे में बता देते हैं एस्ट्रोलॉजर। तो ये चीज एनालिसिस करके बताते हैं, जो SWOT। ये सिर्फ आपके स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट पे ही काम नहीं करते हैं एस्ट्रोलॉजर। इसके अलावा भी आपके वित्तीय, फिनेंशियल एडवाइजर बहुत अच्छे होते हैं। कब शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, कब निकालना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी का एक शेयर मार्केट पे भी मैंने काम किया, वो अलग विधा है, बट एक मेरे को इंटरेस्ट नहीं जगा, क्योंकि मेरे को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे था। और उसके बाद मेडिकल में कब बीमारी हो सकती है, क्यों होगी, कौन सी विधा है, जैसे कि आपका होम्योपैथी हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, या आपका एलोपैथिक हो गया, कौन से स्ट्रीम लाइन में आपको जाना चाहिए जिससे आप रिकवर बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, ये आपको एक एस्ट्रोलॉजर बताता है। आपको कौन सा एजुकेशन लेना है जिससे आपका करियर बन जाए, आपको जॉब करना है या बिजनेस करना है, आपको नेता बनना है या आपको एक बोलते हैं लीडर बनना है, मतलब इन चीजों को आपको एक एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करके, एनालिसिस करके बताता है। तो एक एस्ट्रोलॉजर आपका सिर्फ और सिर्फ तथाकथित, बोलते हैं ना पहले के टाइम में पंडित जी होते थे या गुरु होते थे, मैं बोलता हूँ ये एस्ट्रोलॉजर आज के टाइम पीरियड में आपके एक मार्गदर्शक हैं, आपके वित्तीय सलाहकार हैं, आपके डॉक्टर हैं, आपके टीचर हैं, आपके गाइडर बन सकते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजर को भी एक सीमित होती है, ये आपको भी मानना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजर मेरे लिए ये काम करते हैं, तो एक रिस्पेक्ट आपको भी देना चाहिए सामने वाले को। और दूसरा, एक एस्ट्रोलॉजर का भी एक नियमित हो जाता है कि जो ये ज्ञान लिया है ना, ये सभी लोग ज्ञान नहीं ले सकते हैं। जैसे एक पहलवान, मैं पहलवान नहीं बन सकता हूँ, बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसकी जो शारीरिक क्षमता है बॉडी बिल्डिंग की है। तो एक एस्ट्रोलॉजर की उस चीज में निपुणता है, बहुत अभ्यास के बाद। एक इंजीनियर या एक डॉक्टर बहुत अभ्यास के बाद ही इंजीनियरिंग या डॉक्टरी का प्रैक्टिस करते हैं, तो वैसे ही एस्ट्रोलॉजर बहुत अध्ययन के साथ, बहुत सारी इंट्यूशन पावर, शक्ति के कारण, जो भी बोलिए आप, उन चीजों को जीते 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 फिर वो सीखता है। तो इस तरीके से एक काम करके आपको देता है। और उसी तरीके से एक एस्ट्रोलॉजर की भी है कि पैसे कभी, बहुत आजकल मैं देखता हूँ, सॉरी मुझे इस माध्यम से आपके प्लेटफॉर्म पे बोलना पड़ता है और अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी नाम के कारण ना बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं कि जो कि 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए ले रहे हैं, सिर्फ एक प्रेडिक्शन के कारण कि आपका प्रेडिक्शन किया, इतने रुपए दे दीजिए। लेकिन क्या एस्ट्रोलॉजी विदा उन्हीं लोगों के लिए है जो कि बड़े लेवल पे हैं, छोटे लेवल के लिए नहीं है। क्योंकि ये तो जनमानस की विद्या है, जनमानस का ज्ञान है, तो जनमानस तक पहुंचनी चाहिए ना। तब जनमानस तक के लिए वो क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं अभी तक पता कि वो किस तरीके से जनमानस तक अपनी विद्या को पहुंचा रहे हैं। तो इस पे भी उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि जिसको देवज्ञ कहा जाता है, एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज जिसको होता है उसको देवज्ञ कहा जाता है। देवज्ञ मतलब कि जो देवताओं की, मतलब देवता तुल्य देवज्ञ, जैसे देवता पूजे जाते हैं वैसे ही एस्ट्रोलॉजर पूजनीय होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों का उनको ज्ञान होता है, बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। तो इस, हाँ, तो इस पे थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजर को, बड़े बड़े जो एस्ट्रोलॉजर बन गए हैं जो कि एक माध्यम से एक ग्लोबल वाइज में छा गए हैं, तो उसको भी किस तरीके से किया जाना चाहिए, उन पे भी थोड़ा सा वर्क करना चाहिए उन लोगों को, और ये चीज में है। अब आपने पूछा था कि दोष पे, वो लोग क्या करते हैं, मोनेटाइजेशन के चक्कर में ना वो दोष को इस तरीके से फैला देते हैं कि जैसे कि आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी। क्योंकि कोई इंसान परेशान होता है ना तभी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, खुशी खुशी में बहुत कम लोग जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास। कोई मतलब इंसान परेशान हो गया, एंजाइटी लेवल में होगा, तभी वो जाएगा किसी सेक्रेटरिस्ट के पास या एक तो उन लोगों से थोड़ा सा एक भावुकता रखनी चाहिए, इमोशनलिटी के साथ आपके साथ काम करना चाहिए, उसको लूटना नहीं चाहिए। ठीक है, आप कंसल्टेंसी दे रहे हैं तो पैसे लीजिए, आपका जो चार्जेस बनता है तो चार्जेस, लेकिन आप ऐसा नहीं कि उनको डरा के लीजिए। क्योंकि मैंने बहुत सारी कुंडली देखता हूँ, वहां पर देखा कि ना एक छोटी सी, आपने भी सुना होगा काल सर्प दोष के बारे में, या आपने भी सुना होगा गंडमूल नक्षत्र के बारे में। तो एस्ट्रोलॉजी वाइज जो 18 प्रवर्तक हैं, जो मुख्यतः 18 ही प्रवर्तक हैं, और 18 प्रवर्तक में कभी भी
एस्ट्रोलॉजी में काल सर्प दोष के बारे में नहीं बताया है। जितने भी, चाहे लोमिस हो, पराशर हो, नारद हो, सूर्य हो, वशिष्ठ हो, किसी ने भी काल सर्प के बारे में नहीं बताया है। तो काल सर्प दोष के बारे में फिर डरना क्यों? काल सर्प एक किसी महापुराण में से एक मतलब कि जैसे कि हमारे गरुड़ पुराण में भी आपने सुना होगा, गरुड़ पुराण में बहुत प्रकार की सजा दी जाती है, उसी प्रकार से शिव महापुराण में भी ये काल सर्प दोष से एक समस्या रहता है। डेफिनेटली अगर काल सर्प नाम का एक जो 10 प्रकार के बनते हैं उसमें कहीं ना कहीं परेशानी आती है, वो अलग से कैलकुलेशन कर लिया जाता है। दूसरा चीज, काल सर्प दोष वाले की बहुत अचानक से आपकी हेल्थ में इश्यू आ सकती है, आपके घर में परेशानी हो सकती है। मोस्टली हेल्थ से रिलेटेड वो लोग डरते हैं कि हेल्थ में कुछ अचानक अल्प मृत्यु ना हो जाए। मृत्यु को कैलकुलेशन करने के लिए 84 प्रकार की कैलकुलेशन है। किसके पास टाइम मिलता है कि वो 84 प्रकार की कैलकुलेशन करे? और वो भी सिर्फ एक कुंडली में नहीं, आपके पिता की कुंडली में कि वहां पर संतान सुख है कि नहीं, आपके माता की कुंडली में संतान सुख है कि नहीं, भाई की कुंडली में कि भारतीय सुख है कि नहीं, अगर विवाह हो रखा है तो वाइफ की कुंडली में, मतलब 7-8 कुंडली मिला के 84 करते कैलकुलेशन करेंगे, तब जाके पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है और आप में ये प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी। तो ये मैं नहीं मानता हूं इन चीजों को। दूसरा, आजकल डर हो गए जो बोले गंडमूल नक्षत्र के अकॉर्डिंगली। हाँ, गंडमूल का इम्पैक्ट आता है, रोलर कोस्टर की तरह लाइफ जीते जो भी बंदे गंडमूल में आते हैं उनकी लाइफ, जो भी जातक गंडमूल में जन्म लेते हैं उनकी लाइफ रोलर कोस्टर की तरह होता है। कारण कि वो जो समावेश होता है, नक्षत्र के चरण का कंप्लीशन होता है, तभी जाके गंडमूल का निर्माण होता है। तो उस गंडमूल का इम्पैक्ट ना, मतलब कि जैसे हो गया स्वर्ग लोक, धरती लोक और पाताल लोक। जब मतलब धरती पर उसका इम्पैक्ट आता है ना, जो कि 4 मास ही आते हैं, जैसे कि श्रावण मास हो गया, पुष हो गया, ऐसे और भी मास में 2 इम्पैक्ट करता है, ऐसे 4 महीने में ही करता है गंडमूल का इम्पैक्ट रहता है। बाकी टाइम पीरियड में वो स्वर्ग में रहेगा, नहीं तो पाताल में रहेगा। तो आजकल के बहुत सारे पंडित जी लोग गंडमूल देखा डर जाते हैं कि 27 में हुआ है, गंडमूल में हुआ है, बच्चे के जीवन में भाई को प्रॉब्लम होगा, माता को प्रॉब्लम, अलग अलग चैनल का इम्पैक्ट रहता है। तो अब कुछ उपाय करवा दीजिए, नहीं तो हम लोगों पे परेशानी आ जाएगी। तो उनके लिए वो पूजा करवा देते हैं। उसकी एनर्जी जो कि पाताल लोक में एनर्जी जा रही थी, जो कि स्वर्ग लोक में एनर्जी जा रही थी, अब उस एनर्जी को पूजा पद्धति के कारण उसके पास वो लेके आ गए उस एनर्जी को, इस बच्चे पे उसका एनर्जी का इम्पैक्ट हो। तो आप मान के चलिए जो कि बाहर जा रहा था उसको खींच के अपने आप परेशानी को लेके आएंगे तो उसका जीवन सुखी नहीं बीतता है, पूजा करने के बाद भी वो परेशान रहता ही रहता है। तो मैं इन चीजों से थोड़ा सा खिलाफ मानता हूँ। और तीसरा चीज, वो मानने लगे हैं आजकल के टाइप में बहुत सारे चीज में कुछ नहीं मिलेगा ना तो आपको पितृदोष है, आप पितृदोष की पूजा भी, आप पितृदोष की पूजा भी करवा दीजिए। तो उसके बाद भी पितृदोष कैलकुलेशन करना भी, अगर मैं बात दूं कि सिर्फ और सिर्फ पंचम हाउस में अगर सूर्य पीड़ित हो या उसका शनि के साथ संबंध बन जाए, या अष्टम हाउस में चला गया, पंचमेश चला गया, या कहीं ना कहीं द्वादश हाउस के साथ संबंध बन गया, छठे, तो आराम से बोलते कुछ नहीं समझ आए तो ले लो पितृदोष है आपके कुंडली में, डर जाएगा। और आजकल तो बहुत अगर देख रहा हूं मैं इंस्टाग्राम की रील पे कि आपको प्रेत दोष है। और क्या होता है भाई प्रेत दोष? जो चले गए वो प्रेत दोष से क्या इम्पैक्ट करेगा? ऐसे कुछ गणना आपको नहीं मिलेगी एस्ट्रोलॉजी में। कोई ऐसा डर का विषय एस्ट्रोलॉजी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक, मैं फिर से बोला, एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट लाइक अ मैप। वो आपको रास्ता दिखाता है कि आपके जीवन में कब क्या होना है, उसको बदला नहीं जा सकता है। जो ईश्वर ने लिख दिया है उसको बदला नहीं जा सकता है। जब, हाँ, लेकिन एक इंसान की तरफ से भी बोलूंगा कि लोगों की तरफ से भी, लोग भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा करने लग जाते हैं एस्ट्रोलॉजी से। एज लाइक एज कि आप देखेंगे ना, शादी के टाइम पीरियड में पंडित जी के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास कुंडली लेके गए, अब ये पूछते हैं कि इसी के साथ होगा शादी क्या? अरे इसके साथ में होगा, वो कैसे बता पाएंगे आप में? उसमें तो नाम नहीं है, उसका पहला चरण बता दीजिए अक्षर का। अपनी कुंडली लेके गए शादी में, आप उनका पहला अक्षर चरण बता दीजिए, नाम का क्या होगा। आज के टाइम पीरियड में कौन से जातक कुंडली के अकॉर्डिंगली नाम रखते थे? अब तो रखने लगे हैं। पहले के टाइम पीरियड में कुंडली का जो नाम राशि होता था उससे वो नाम राशि नहीं होता था, उसका अलग ही नाम होता था। किसी का नाम पी से है, उसका नाम आर से हो गया, किसी का नाम वैसे मोस्टली। और बाकी बहुत लोगों की तो कुंडलियां भी नहीं बनती थी। आजकल ये प्रचलन में बहुत लोगों की कुंडलियां बनाने लगे कि सब बनाने लगे हैं। ये एक इम्पैक्ट करता है इस चीज को लेकर। तो ये दोष है, उन चीजों को मैं मानता हूँ। एक जैसे कि दोषों की जब हम बात करें तो एक मंगल दोष, जो कि बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं हम हर जगह। हाँ। मतलब जब भी कोई शादी का बात हो गया, नॉर्मली भी अगर देखा जाए, जैसे हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसको मांगलिक बोला जाता है।
पर कुंडली में अगर मंगल हो तो उसको बुरा बोल दिया जाता है, तो उसको लोग थोड़ा सा आप क्लियर करके। हाँ, मंगल दोष जिसको मंगल कभी भी अमंगल नहीं देता है, अमंगल नहीं हो सकता है, मंगलकारी नहीं हो सकता है, मंगल हमेशा मंगल ही करता है। हाँ, कभी कभी वो कुछ भावों में वो जाकर वो अपना उग्र स्वभाव ले आता है, जैसे चतुर्थ भाव, सप्तम हाउस, पहला हाउस तो अच्छा है मंगल के लिए, लेकिन चतुर्थ और सप्तम हाउस ना मंगल के लिए अच्छा नहीं, मतलब उन हाउस के लिए अच्छा नहीं रहता है। कारण कि जो चतुर्थ भाव सुख का भाव कहते हैं और सप्तम हाउस विवाह का भाव, अगर उसमें क्रूरता आ जाएगी ना तो परेशानी होगा ही होगा। लेकिन जो जातक वो मांगलिक के कारण डरा देते हैं, आप मेरा सिर्फ एक एक हाउस यानी कि द्वादश हाउस का मंगल, उस पर मेरा रिसर्च किया था मैंने, 86 कुंडली देखा, जिसमें से मैंने पाया सिर्फ और सिर्फ 2 जातक या 3 जातक के वहां पे पुत्र संतान था, बाकी किसी के पुत्र संतान नहीं हुए द्वादश हाउस के मंगल के साथ। जब मंगल मतलब एक्चुअली होता क्या है, 1 4 7 8 12वें हाउस में मंगल रहे ना लगन कुंडली और चंद्र कुंडली से, तब मांगलिक बनता है, योग बनता है। तो लेकिन वहां पे अगर द्वादश हाउस में अगर मंगल मैंने देखा, जिसमें पाया कि पुत्र संतान नहीं देखा मैंने, और ये 2 कुंडली में देखा तो जिसमें कहीं ना कहीं गुरु का संबंध उनके पंचम हाउस के साथ और द्वादश हाउस के साथ था, तभी जाके हुआ। बाकी में बहुत ही कम ऐसा कुंडली देखा जिसमें कि संतान हो, तो उनके मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, संतान से प्रॉब्लम हुआ, वंश में वृद्धि में प्रॉब्लम हुआ। वैसे ही अष्टम में मंगल जब मैंने देखा लोगों की कुंडली में, तो अष्टम में मंगल दोष मतलब मंगलिक होने से मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन उनकी पर्सनल हेल्थ में प्रॉब्लम हुआ, एज पाइल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, टिसरिस से रिलेटेड प्रॉब्लम, कब्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम, गॉल ब्लेडर से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसा देखा मैंने। वैसे ही लगन में जब मंगल देखा तो वहां पे परेशानी देखा कि उनको बहुत सारे पिंपल्स होने स्टार्ट हो गए, चोट बहुत ज्यादा लगने लगा, लेकिन उससे मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, छोटा मोटा है। ऐसे कुंडली में अगर बात करें ना, बिना मांगलिक वाले के भी क्या मैरिड लाइफ में बहुत अच्छी चीज रहती है क्या, वो खुश रहते हैं क्या, सुबह लड़ाई होगा शाम को फिर प्यार हो जाएगा। वैसे 90% कुंडली या 95% लोग जातक ना आपको कोई बोल दे कि हाँ मेरी मैरिड लाइफ ठीक है, जो मांगलिक मांगलिक नहीं है, और वो भी बोलेंगे कि परेशान नहीं है। तो मांगलिक दोष से इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। हाँ, उसका परसेंटेज देखना पड़ेगा कि किस लेवल में मांगलिक दोष का इम्पैक्ट करता है, और वो किस मतलब कि कितना प्रभाव करेगा। सप्तम में अगर मंगल है और राहु द्वितीय हाउस में या तृतीय हाउस में है, और भी कोई क्रूर ग्रह की शादी में होता है, तब मैरिड लाइफ में दिक्कत हो जाती है, या आपका तलाक हो जाता है, या बोल सकते हैं क्या विच्छेद हो जाता है, या और भी कई कारण हो सकता है जिसका, या सप्तमेश का द्वितीय हाउस के साथ संबंध बन जाना, तो दो भारिया का योग बन जाएगा, तो वो तभी करता है। लेकिन हमेशा पूर्ण मांगलिकता के साथ संबंध खराब नहीं है क्या, वो बहुत सारे में लोगों में देखा है कि मांगलिक हो तभी भी मांगलिक से शादी करनी चाहिए तभी होगा जीवन, ऐसा नहीं है। एक अच्छे से एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए, वो देखेंगे, जब दोनों का विश्लेषण करेंगे कुंडली का, तो वहां पर देखेंगे लड़की की कुंडली में कौन सा ग्रह कौन से भाव में बैठा है, कोई कौन सा क्रूर ग्रह कौन से इम्पैक्ट में कर रहा है। जैसे जातक के कुंडली में, किसी भी लड़के की कुंडली में मंगल दोष है, अगर वो मेष लगन का है जातक और अष्टम में मंगल बैठा हुआ, तो वहां पे मांगलिक दोष नहीं हो, वहां पे उसकी एज बढ़ जाएगी, तो मांगलिक दोष खत्म हो गया। कर्क लगन में मंगल अमंगल नहीं हो सकते, योगकारी होते हैं। वैसे वृश्चिक लगन की कुंडली में मंगल अमंगल नहीं, योगकारी होंगे। हाँ, मकर में हो गया, वृषभ में हो गया, और आपका तुला में हो गया, इस तरीके से कुंडलियां, मकर कुंभ में हो गया, तो इस तरीके की कुंडली में मंगल दोष का विवेचन करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, नहीं तो परेशानी बहुत रहेगी, हेल्थ से मेजर रहेगा। तो लेकिन विवाह से ऐसा नहीं कि विवाह में मर जाते हैं, ऐसा हो गया, ऐसा कुछ संबंध नहीं देखते हैं। डर का, फिर मैं बोला कि डर जाते हैं, हेल्थ का इंपैक्ट जरूर रहता है। जो मांगलिक होते हैं उनका ब्लड का फ्लो थोड़ा ज्यादा रहता है, गुस्सैल रहते हैं, तो उनको संभालने वाली भी वैसे ही रहेगी ना। अगर सौम्य आ गई कोई तो डर के मारे मर जरूर जाएगी। कोई मतलब गुस्सा व्यक्ति बार बार जो गुस्सा करता हो, वो तो देख के बोलेगी यार मैं तो गुस्सा नहीं करता, मेरे फैमिली में कोई गुस्सा वाला व्यक्ति नहीं है, तो हमेशा ही मारपीट की बातें करता है, तो वो संभाल नहीं पाएगी आप में, तो उनकी मैरिड लाइफ भी छेद होता है ऐसे लोगों में। जी। अब जैसा कि हमने पहले बात किया था बैकग्राउंड में, एक आजकल काफी सोशल मीडिया पे भी आपने सुना होगा कि जब वर्ल्ड का कुंडली देखते हैं हम, शनि मीन में आना, जो कि अगले साल मार्च में बताया जाता है, उसके कई सारे इम्पैक्ट बताते हैं, हालांकि काफी रियल भी है उस चीजों को लेके, आपने भी बताया, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, क्या कुछ हो सकता है या फिर क्या देखिए, जी जी, देखिए ग्रह तो चलते ही है ना, मतलब वो तो गतिशील है, वो हमेशा ही चलेंगे ही चलेंगे। और जो जैसे कि
वर्ल्ड की कुंडली नहीं बनेगी, वो गोचर कुंडली जो हमारे ब्रह्मांड की कुंडली है, वो सिर्फ इसी ग्रह की नहीं, वो सारे ब्रह्मांड की ही कुंडली मिलेगी। जो दूसरे भी हैं, सोम मंगल बुध जितने भी हैं, उस पर भी इम्पैक्ट आता है, उनके से पृथ्वी पर ही नहीं आती है, पहली बात तो। और दूसरी चीज, अगले साल ना आपका मार्च और अप्रैल के आसपास में, 13 अप्रैल से पहले और 13 मार्च के आसपास ना, जो कि आपका एक घर में 4 ग्रह, मोस्टली आई थिंक 4 या 5 ग्रह का इम्पैक्ट है, जिसमें से सूर्य है, शनि है, बुध है, शुक्र है। गुरु आपके अभी तो वृषभ में है, वो मिथुन में आ जाएंगे। शनि फिर मार्च में जाके उसमें मीन में आ जाएगा। तो जब चेंजेस होता है ना, जब बड़े बड़े ग्रहों का चेंजेस होता है, अपना पोजीशन जब चेंज करते हैं ना, उस टाइम में गुरु भी करेगा, और यहाँ पर सूर्य भी करेंगे, शनि भी करेगा, उस साइड में बुध और शुक्र भी करेगा, उधर से चंद्रमा का भी इम्पैक्ट रहेगा। तो उथल पुथल बहुत ज्यादा ग्रहों में रहेगा, तो जिसकी एनर्जी का इम्पैक्ट बहुत रहेगा। तो सबसे पहले जो सूर्य के साथ जो बुध रहता है, तो फिनेंशियली क्रंच बहुत तगड़ा आने वाला है। ये श्योर है कि फिनेंशियली क्रंच बहुत तगड़ा आने वाला, शेयर मार्केट बहुत ज्यादा गिरने वाला है। दूसरा, जब शनि चेंज होता है अपनी राशि में और सूर्य के साथ संबंध बनता है, तो भूकंप या अग्निवृष्टा यानी आग लग जाना, या बहुत बड़े जंगलों में, बहुत जंगल में आग लग जाए, या भूकंप आ जाए, इस तरीके से प्रॉब्लम रहता है। हाँ, यही वाली कुछ सिचुएशन 2019 में जब कोविड का टाइम पीरियड था, वहां पर ऐसा बना था, क्योंकि उस टाइम पीरियड में शनि और गुरु का संबंध भी एक जैसा था। यहाँ पर गुरु और शनि का, गुरु का संबंध नहीं है, तो उस लेवल पे भी मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, शनि की दृष्टि गुरु पर जरूर है, और गुरु भी चेंज होंगे तो कुछ इंपैक्ट जरूर होएगा, कि हेल्थ सिस्टम में भी काफी इंपैक्ट आ सकता है। लेकिन हेल्थ सिस्टम से ज्यादा मेरे को फाइनेंशियल वाइज में, मैं एज पर कैलकुलेशन में बोलूंगा कि फाइनेंशियल वाइज बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। कि बहुत ज्यादा एक डेवलपमेंट जो हमारी कंट्री चल रही है, उसमें भी हो सकता है कि इम्पैक्ट आ जाए, क्योंकि अगर देश की अर्थव्यवस्था ही इम्पैक्ट करे तो जरूर है, निश्चित है कि प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हमारा देश बहुलता का देश है, यहाँ पर बहुत सारे, मतलब बोलते हैं ना कि संस्कृति का, बहुत संस्कृति का देश है। जब यहाँ पर बहुत संस्कृति होते हैं, वहां पे अर्थव्यवस्था को मतलब हिलता तो है, लेकिन बहुत जल्दी ना इम्पैक्ट आ जाता है। जैसे अभी दीपावली है, दीपावली के जस्ट बाद छठ हो जाएगा, अगर कुछ इम्पैक्ट होगा ना, तो लोग तो अपना पर्व मनाते ही मनाते हैं, तो दूसरे बंदे तो वो सामान खरीदेंगे ही करेंगे। तो रोटेशन ऑफ मनी है ना, बहुत जल्दी जल्दी घूमेगा। तो उतना इम्पैक्ट भी नहीं आना चाहिए, लंबे टाइम पीरियड के लिए भारत में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन हाँ, पूरे देश में जरूर इम्पैक्ट आएगा, बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ सकती है, वो सिर्फ मार्च और अप्रैल के टाइम पीरियड में है। और इसमें मतलब वॉर की सिचुएशन या ऐसा भी कुछ हो सकता है? हाँ, डेफिनेटली है, वॉर का सिचुएशन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि मंगल का भी संबंध बन रहा है ना। तो जब मंगल का संबंध बनता है, तो मारपीट ये होगा ही होगा, गुस्से हो सकते हैं। बहुत सारे देश में देखेंगे कि आग बहुत ज्यादा निकालेंगे, कि मतलब ये रहेगा, लेकिन 2 ही महीने के आसपास, मतलब 2 मंथ, क्या बोलो कि मार्च से अप्रैल के आसपास में ही टाइम पीरियड रहेगा। इसमें हो सकता है कुछ बयानबाजी हो, बड़े नेताओं की डेथ हो सकती है इस टाइम पीरियड में। कुछ एक नेम फेम इंडस्ट्री में, चाहे आपके, क्योंकि शुक्र के साथ यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनता है, बुध नीच के हो जाते हैं और शुक्र भी यहाँ पर उच्च का होगा, तो बड़े नेता या पॉलिटिशियन की डेथ होगी उसी टाइम पीरियड में। ये चीज का इम्पैक्ट रहेगा जी। जितने भी दर्शक हैं, आपका जो क्वेश्चन था नेक्स्ट ईयर को लेके, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से इन्होंने कवर किया है। नेचुरल डिजास्टर्स मेनली, जो इन्होंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेल्थ सेक्टर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, तो काफी सारी सिचुएशंस हैं। 2019-20 वाला भी थोड़ा सा असर आएगा, तो उस चीज को लेके आप भी थोड़ा सा रेडी रह सकते हैं। आप थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी से हटके वास्तु की तरफ आते हैं। वास्तु को लेके भी आपको पता है आजकल क्या कुछ चल रहा है, तो आप थोड़ा सा क्लियर अपना व्यू रखिए वास्तु को लेके, कि वास्तु क्या है और लोग कैसे इसको समझ सकते हैं। जी, वास्तु को मैं एक साइंस की विद्या, इसको भी मैं मानूंगा। इसको लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छे करने के लिए, या एनर्जी के फ्लो को चेंज करने के लिए, और अच्छे ढंग से सुचारू रूप से करने के लिए ये व्यवस्था दी गई हमारे ऋषि, जो हमारे वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने। मैं वैदिक वास्तु को मानता हूं, क्योंकि ये मानता हूं कि अगर नींव की मतलब कि रीढ़ की, जो पूरे बॉडी की रीढ़ मजबूत होना, या घर का नींव मजबूत होना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अगर नींव ही कमजोर हो और रीढ़ ही कमजोर होना, तो इंसान कितना भी स्वस्थ होना, तो उठ के खड़ा नहीं हो सकता। और नींव कितना ही मतलब कमजोर होगा ना, तो कितने बिल्डिंग बना दीजिए, वो टिक नहीं सकता। तो वास्तु ही ऐसा ही चीज है। अगर हम वास्तु के अकॉर्डिंगली घर नहीं बनाते हैं, या वास्तु के अकॉर्डिंगली सामान को नहीं रखते हैं,
तो जो ऊर्जा का संचालन है, अब मान के चल लीजिए मैंने देखा भी होगा, काफी टाइम पीरियड तक हेलमेट लगाते रहते हैं ना, तो बाल तो जरूर उड़ जाता है, घर्षण के कारण उड़ जाए, या कहीं ना कहीं आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ जाएगी। ये नॉर्मल सी बात है। तो वैसे ही वास्तु में है, क्योंकि हम जहां पर एक ज्योतिष में, क्योंकि एक वास्तु और ज्योतिष दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना एक की गणना नहीं की जा सकती है। तो कहा गया है वास्तु एस्ट्रोलॉजी में, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडा, यानी जहां जहां पे पिंड है, जहां जहां पे एटम है, एटम तो मान के चल दीजिए आपका मेटल में भी है, नॉन मेटल में भी है, जीव में, लाइफ जिसमें जीवन है उसमें भी है। यत पिंडा तत् ब्रह्मांडा, जहां जहां पे एटम है वहां वहां पे ब्रह्मांड की संरचना हुई है, वहां वहां पे ब्रह्मांड है। तो जो वास्तु के अकॉर्डिंगली घर बनाते हैं, तो वहां पर भी एटम तो होता ही है ना। अगर उसमें इधर उधर रखा दे, नाक को इधर लगा दीजिए, कान को इधर लगा दीजिए, मुंह को इधर लगा दीजिए, तो एक इंसान इंसान दिखेगा नहीं, दिखेगा वो सही ढंग से जी सकेगा नहीं सीखेगा। इसलिए वास्तु के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। लेकिन वास्तु को डराने का सब्जेक्ट भी नहीं है, जैसे जिस प्रकार से ज्योतिष डरने का सब्जेक्ट नहीं है, डराने का सब्जेक्ट नहीं है, वैसे ही वास्तु भी डरने और डराने का सब्जेक्ट नहीं। आजकल मैं देख रहा हूँ इतने सारे रील बने जा रहे हैं, 100 में टॉयलेट बना दिया जी, आपका घर खत्म हो जाएगा, आपका इम्पैक्ट हो गया कि आप घर, मतलब कि टॉयलेट की सीट अभी अगर आपकी ईशान कोण में है, नॉर्थ ईस्ट में, आप मर जाएंगे, कैंसर होना ही होना तय है। भाई जी डेफिनेटली है, मैं एग्री करता हूं कि ईशान कोने में टॉयलेट बनता है तो दिक्कत होगी। अगर खाने का घर अगर साउथ साइड में चला जाए, मतलब कि आपका ये नॉर्थ वेस्ट में चला जाए, तो अग्नि का भय रहता ही रहता। कारण ये बहुत चीज है, क्योंकि जिस प्रकार से एलिमेंट पे काम करता है, हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, उसी प्रकार से पंच तत्व का समावेश ही हर जगह है। उस पंच तत्व के अकॉर्डिंग सब कुछ नहीं चलेगा तो प्रॉब्लम रहेगी। जो वास्तु है वो भी साइंस के अकॉर्डिंग चलता है। ईशान कोण, जहां पे सूर्य की किरण प्रथम बार पड़ती है, सबसे पहली सूर्य की किरण बहुत लाइट, मतलब जो हल्की लाइट वाली होती है, एक बहुत बोलते हैं जिससे एक देखने में प्रभावित करते हैं, उस टाइम में थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की गर्म रहते हैं, लेकिन देखने में आनंद करता है। अगर ईशान कोण में टॉयलेट रहता है ना, तो जो जर्म्स है वो बहुत जल्दी ना रिप्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि पहली सनलाइट है। अगर ज्यादा लाइट पड़ जाएगी तो जितने भी जर्म्स है वो तो खत्म ही हो जाएंगे, वहां पे तो कोई दोषी नहीं रहेगा उस चीज से। तो हल्के हल्के जर्म्स ना उड़ते हैं, और उड़ के ना हमारे नाकों के थ्रू पेट में जाते हैं, भोजन में जाते हैं, जिसके कारण हमारा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ईशान कोण में अगर टॉयलेट बनाना हेल्थ को जोखिम में डालना होता है। लेकिन अब बन गया तो क्या किया जाए, तोड़ दिया जाए पूरी बिल्डिंग, जो 4 मंजिली बिल्डिंग बनाइए, खत्म कर दीजिए, बेच के चले जाइए, मर जाएगा बंदा। अगर कोई मैं वास्तुशास्त्र में जाऊंगा, अगर बोल दूंगा जी आपका टॉयलेट खत्म है, किचन खराब है, एक काम कीजिए इसको बेच दीजिए, भैया पूरी जिंदगी का वो पैसा लगा के वो बनाते हैं घर। तब उनको ये सलाह नहीं दे सकते हैं कि आपका बर्बाद हो जाएंगे, बेच दीजिए, ये नहीं करना है। तो उसको समझाना है कि भैया इसका यूज कम कीजिए, इसको साफ रखिए, इससे हवा मत आने दीजिए, या हवा का जो डक्ट है पूरा बाहर चले जाइए। इसको मतलब ऐसा नहीं कनेक्ट कीजिए कि उसका स्मेल यहाँ पर आ रहा है, घर में आ रहा है, या जो इसकी एनर्जी घर में आ रही है, उसको थोड़ा सा रोकने की व्यवस्था की जाएगी। आजकल तो मैंने देखा हूँ कि रेड टेप लगा दीजिए, ब्लैक टेप मतलब ग्रीन टेप लगा दीजिए, आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। टेप में कोई बैलेंस नहीं होती है, पंच तत्व तो सही होती है, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, आपका आयरन हो गया, इस तरीके से जब लगाया जाता है उसका इम्पैक्ट होता है। ऐसा नहीं टेप से कुछ कर दो और मुहैया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो मैनिफेस्टेशन नहीं है इसमें वास्तु में। हाँ, अब लोग बहुत ज्यादा घर में वास्तु में करते क्या है, मंदिर देखा कहीं पे साफ सुथरे, पहले अपना घर बना लेते हैं, उसके बाद किचन बना लेते हैं, उसके बाद ड्राइंग रूम बना लेते हैं, फिर टॉयलेट बना लेते हैं, उसके बाद भगवान का रूम देते हैं। ये बहुत घर में मैंने देखा है। लगभग मैं जितने भी घर में गया हूँ वास्तु दोष में, वास्तु देखने के लिए, तो सभी घरों में लगभग लगभग ये वाली प्रॉब्लम मैंने पाया है कि उनका भगवान का घर सही ढंग से नहीं होता है। और वास्तु शास्त्र में एक ही नियम है, सबसे पहले भगवान का घर हो, उसके बाद किचन हो। क्योंकि अगर भगवान सही होंगे आपके ना, जहां से ऊर्जा संचारित होती है, तो उसके बाद ही आपका घर में सब कुछ अच्छा लगेगा, उसके बाद ही घर में खाना सही ढंग से बन पाएगा। अगर उसके बाद दूसरा चीज देखना के लिए किचन होता है, अगर किचन आपका जो किचन का स्टोव का फेस है वो सही है, किचन में वाटर कहाँ से फ्लो कर रहा है, किचन में बर्तन कौन से, और दूसरी चीज किचन का कभी वास्तु ठीक नहीं हो सकता है, कारण उसमें सारे के सारे एलिमेंट पड़े रहते हैं। वहां पे तांबा रहेगा, पित्तल रहेगा, लोहा रहेगा, भैया आप उसको बैलेंस कैसे करोगे, हो ही नहीं सकता किचन। तो उसको जितना जिस हिसाब से उसको ना प्रॉपर ढंग से रखिए कि मेटल को मेटल से टकराइए मत, मतलब कॉपर है तो कॉपर की जगह ही रखिए, आयरन है तो आयरन ही के रखिए, स्टील है तो स्टील की जगह रखिए, आयरन है तो आयरन की जगह रखिए, स्टील है तो स्टील की जगह रखिए। और साथ में एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं, किचन में सब कुछ मिलेगा, सिर्फ एक चीज नहीं मिलेगा, मिट्टी नहीं मिलेगी आपको किचन में आज के टाइम पीरियड में। पहले के टाइम पीरियड में तो मिट्टी का चूल्हा होता, तो पहले वास्तु दोष भी नहीं लगता था।
किचन थोड़ी दूर रहती थी, सारे के सारे पवित्रता रहती थी। आज के टाइम पीरियड में किचन ही रहा, वहीं पर सब कुछ है। तो किचन में छोटा सा आप बर्तन रख सकते हैं, जो छोटा सा मटका रख सकते हैं, पानी भर के रख सकते हैं, जिससे आपका जो वास्तु दोष बैलेंस रहे आपका किचन में। और दूसरा चीज किचन कि वो अब कहा जाता है, देखिए अब कितना है कि किचन को बोलते हैं अग्नि कोण में, क्योंकि अग्नि का वास होता है। और जो खाने का टेबल है, डाइनिंग एरिया है, कि वो बोला जाता है वायव्य एरिया में रखना चाहिए, कि जिससे कि हवा की तरफ वो पच जाए खाना आपका, बहुत जल्दी जल्दी पचे आपका, बहुत ज्यादा ज्यादा खाए, फिट रहे, एक्टिव रहे, कि पच जाए जल्दी से। जितना एक्टिव रहेंगे उतना ज्यादा पचेगा। तो लोग तो अब तो नहीं है ना कि अग्नि कोण में बनाया और खिलाने के लिए वायव्य कोण में जाए, तो पॉसिबल नहीं है। तो लोग अपना वहीं पर खिलाते हैं या बेडरूम में खा लेते हैं, जो सबसे वास्तु दोष का सबसे बड़ा कारण होता है, वास्तु दोष का बेड पे। मैं कहता हूं कि एक बार टॉयलेट से बच जाओगे, ईशान कोण के टॉयलेट से, लेकिन आप बिस्तर पे खाना खा रहे हो ना, तो आप नहीं बच सकते हो। कारण कि बिस्तर पे छोटे छोटे जब बाइट कार खाते हैं तो छोटे छोटे अणु निकलता है, वो बिस्तर पे गिरता है, इधर हवा में फैलता है, वहीं पर सो रहे हैं, नाक में जा रहा है, जर्म्स पैदा हो रहे हैं। वो हमें उससे ज्यादा खतरनाक है खाने के कारण, बेडरूम में खाने के कारण। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर बोलूंगा कि अगर स्वास्थ्य बनाना है ना, आपको हेल्दी रहना है और वास्तु दोष ठीक रहे आपके घर में ना, तो खाना को प्रॉपर ना परिवार के साथ ही खाएं, तभी जाके तालमेल भी बना रहेगा। क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा देखता हूं कि समय के कारण पिताजी अलग खा रहे हैं, माताजी अलग खा रही हैं, बेटा अलग खा रहा है, जिसके कारण तालमेल भी नहीं बनता है। आप ड्यूटी जा रहे हैं सुबह सुबह, शाम को आते हैं तो वाइफ के साथ रहते हैं, तब तक पिताजी थक के सो जाते हैं। अब कब मिलते हैं उनसे? पहले जैसे आयु भी अब नहीं रही है, 55 60 70, मैक्स 70 तो मैं बोलूं मैक्सिमम हो गया है आज के टाइम पीरियड में। आप कुछ टाइम पीरियड तो एक साथ रहिए जहां पे आदान प्रदान कर पाएंगे। पहले के टाइम पीरियड में देखेंगे गांव वाले बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, जहां जहाँ पे गाँव है, तो वहां पे बूढ़े मतलब शाम के टाइम पीरियड में एक चौकड़ी लगती थी, दलान होता था, वहां पे सब बैठते थे, बातें करते थे 1 घंटा 2 घंटा, फिर खाना खाते थे, हंसते थे, तो टेंशन नहीं रहती थी। आज के टाइम पे एंजाइटी पहले नहीं होती थी, पहले एंजाइटी शब्द ही नहीं सुना है कहीं किसी ने, आपके दर्शक ने भी, यार आपके दर्शक ने भी किसी ने नहीं, आपके दर्शक ने भी एंजाइटी शब्द नहीं सुना होगा पहले। लेकिन आज के टाइम पीरियड में आप छोटे से बच्चे को पूछिए ना, ओ मम्मी मेरे को एंजाइटी हो रही है, 4 चप्पल लग जाने हैं यार, इस टाइम पीरियड में एंजाइटी होता है क्या? पहले के टाइम में तो एंजाइटी को भयावह बना दिया। एंजाइटी होगा क्यों नहीं होगा? वास्तु दोष में देख लीजिए, एस्ट्रोलॉजी के पार्ट में इसकी तो बात करूंगा ही करूंगा कि एंजाइटी क्यों होता है, लेकिन वास्तु में क्यों नहीं होगा? अब खाना किसके साथ खाते हैं? अकेला खाते हैं। पहले न्यूक्लियर फैमिली बहुत कम रहती थी, प्रॉब्लम होता था आप अपने भाई को बता देते थे, देवर को बता देते थे, देवर से लड़ाई हुई थी अपनी सास को बता दिया, सास से लड़ाई हुई अपने पति से बता दिया, पति से लड़ाई हुई अपनी आपकी जो भी ननद है, देवरानी है, जेठानी, उनको बता दिया। तो वो एक दूसरे को सपोर्ट कर देते। यहाँ पे परेशानी हुआ, पति ने कुछ बोला, 3 दिन खाना नहीं खाएंगे, एक बेडरूम में कोप भवन में रहते हैं केकई की तरह, तो वहां पर इम्पैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? एंजाइटी होगी कि नहीं होगी? दिमाग में सोचेंगे तो एंजाइटी किसी भी चीज करेगी। तो इस तरीके से बोला जाता है वास्तु। और दूसरी चीज वास्तु एक, अब लोग करते क्या है दिखाने के चक्कर में, जब से ये मोबाइल आ गया, टीवी आ गया, सारे के सारे वास्तु के बहुत ज्यादा फैन हो गए कि वास्तु हो जाना चाहिए, वास्तु हो जाना चाहिए। भाई वास्तु का एक, वो जैसे जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजी की एक विधा है ना, वैसे वास्तु का भी एक विधा है। वास्तु की विधा में परीक्षण होता है, टेस्टिंग होती है। बिल्डिंग की टेस्टिंग कैसे कर पाएंगे? जब बिल्डिंग बन जाता है तो उसमें कैसे तोड़फोड़ कर सकते हैं? नहीं हो सकता है। जब बिल्डिंग नहीं बनी होती है तब भूमि का परीक्षण होता है। भूमि का जो मिट्टी है उसके खोदा जाता है, खोद के उस मिट्टी को चखा जाता है, स्मेल किया जाता है, उसमें बोया जाता है, फिर देखा जाता है कि जो जमीन है वो रहने के लिए लायक है कि नहीं। अगर उसमें कुछ शल्य चिकित्सा किया जाता है, अगर कुछ सामान मिल जाए, जैसे कि हड्डी मिल जाए, तो किस प्रकार की हड्डी है, तो कैलकुलेशन करके देखा जाता है कि यहाँ पे हड्डी होगा, यहाँ पे कोयला होगा, यहाँ पे मिट्टी होगी, या कोई रतन हो सकता है, मेटल मिल जाएगा, तो उसके इम्पैक्ट से देखा जाता था। आज के टाइम पीरियड में ये चीज, तो जब पहला ही स्टेप गलत हो गया तो दूसरा तीसरा चौथा स्टेप तो गलत होने की संभावना रहती है। फिर भी पेट के लिए बोल दीजिए कि वास्तु शास्त्र भी जाते हैं, वो कुछ से कुछ उपाय करवा के आ जाते हैं। तो ये कलर की यहाँ पे बेडरूम में लगा लीजिए, ये कलर का आपका सोफा का सीट लगा लीजिए, इस कलर का आपका चप्पल पहन लीजिए। भले ही आपकी नींद कमजोर हो, लेकिन आपको ऊपर से शर्ट बट बहुत अच्छा पहना देते हैं। 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए लेके बैठ जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि उससे क्या होता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए जब आपको मैं बात करूंगा, कुछ एक पॉजिटिव करूंगा तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन वस्तुतः पॉजिटिव नहीं होते हैं वो। अंदर से वही परेशानी फिर भी रहती है। तो एक वास्तु को भी डरा डरा के रखा जाता है। तो वास्तु के साथ ना कुंडली भी देखना चाहिए कि अगर कोई बंदा एंजाइटी में है, जैसे मैं बोला कि भैया कि हम न्यूक्लियर फैमिली में रहेंगे तो एंजाइटी में होंगे ही होंगे। जब एंजाइटी में इंसान आ जाता है ना, तो उनको लगता है कि ना मेरे घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी फॉलो कर रही है।
तो अब उनको लगता है कि मेरे पास पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं है, भूत तो नहीं घूम आया घर में। बहुत सारे लोग मानते हैं कि भूत आ गया, किसी ने कर तो नहीं दिया। भाई कुछ करते नहीं, आज के टाइम में पूजा इस लेवल पे करते नहीं है, तो आपके पास तंत्र मंत्र करने की लोग कहाँ करते हैं। तो ये चीज वही ना, जब पूजा करेंगे तभी तो भूत भी होगा ना। जितने पूजा करेंगे, जब पूजा ही नहीं कर रहे तो भूत भूत क्या होगा, वो सब भी चले गए। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, बैलेंस बना रहता है ये पृथ्वी। और तो उनकी कुंडली देखनी चाहिए कि भैया कि वो किस चीज के कारण बहुत ज्यादा एंजाइटी लेते हैं। क्या पति के कारण ले रहे हैं, क्या संतान के कारण ले रहे हैं, या करियर के कारण ले रहे हैं, या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होगी उसके कारण ले। तो उसके विवेचने के लिए कुंडली में विवेचन करना चाहिए कि किस प्रकार की उनको प्रॉब्लम आ रही है, और दोनों को देखकर ही फिर निष्कर्ष निकलना चाहिए कि भैया क्या प्रॉब्लम है। और सटीकता भी निकलती है, सिर्फ एक रिपोर्ट देख के ना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है। इसलिए डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, तो डॉक्टर पूरा लिख देंगे, सीवी से निकाल देंगे, ब्लड टेस्ट निकाल देंगे, यूरिन निकाल देंगे, सब जगह से चेक कर लेते हैं भैया यहाँ पर ये प्रॉब्लम इम्पैक्ट किया, यहाँ पर ये प्रॉब्लम इम्पैक्ट किया, तब जाके दवाई लिखेंगे, तब जाके उपाय करते हैं। तो आप ना बहुत जल्दी हेल्दी होते हैं, और बहुत जल्दी फिट होते हैं, और बहुत स्माइल और बहुत ऊर्जा से बहुत ज्यादा रहता है, ताकत रहती है उस इंसान के अंदर में। क्या बात है। ये चीज। तो जितने भी दर्शक हैं, मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी वास्तु से रिलेटेड आपके काफी सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। एक और चीज बता देता हूँ, इनसे जुड़ने के जो भी लिंक्स हैं इंपोर्टेंट, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। अब जाते जाते क्या हम एक बार एक कुंडली रीडिंग कर सकते हैं लाइव हमारे दर्शकों के लिए? हाँ बिल्कुल, 1 मिनट दीजिएगा मेरे को। जी जी। जी बताइएगा। मीन लगन की कुंडली है और मकर राशि है, तो द्विस्वभाव रहता है। बॉडी के साथ ये हर अपनी स्थिति को अपने आप अनुरूप में चेंज कर लेते होंगे, ढाल लेते होंगे, लेकिन थोड़ा कंसंट्रेशन तो रहता है, क्योंकि लेकिन राहु की नवम दृष्टि इनके चंद्र पर पड़ रही है, और 11th हाउस यानी फिनांस पे पड़ रही है। दूसरा शनि का दशम हाउस दृष्टि इनके फादर मतलब कि 12th हाउस पे एक्सपेंसिस पे पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं फादर की हेल्थ से इनको रिलेटेड, हेल्थ फादर के हेल्थ में प्रॉब्लम रहता होगा, फादर से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद रहता होगा। और तीसरा चीज, इनको नजर पट्टू है, मतलब बोलते हैं ना कि थोड़े से इनकी एनर्जी थोड़ी सी ना डाउन रहती है। मतलब कुछ भी पॉजिटिव काम या 4-5 बंदों को ये बोल देना कि मेरे को ये काम करने वाला हूँ, ये काम करूंगा, तो काम नहीं हो पाएगा। तीसरा चीज, ये जो जातक है ना, वो आईटी से रिलेटेड संदर्भ में बहुत अच्छा काम करेंगे। जहां पे आईटी जुड़ जाए, कंप्यूटर जुड़ जाए, ट्रैवलिंग जुड़ जाए, तो वो बहुत अच्छा करेंगे। काल पुरुष की कुंडली में 3rd हाउस में शनि और राहु का संदर्भ बनता है, तो हो सकता है कि इनके छोटे भाई ना हो। और 12th हाउस में सूर्य है, तो इनकी बाई आंख के, और देखेंगे इनके गले के पास तिल होने चाहिए, और लेफ्ट शोल्डर पे तिल होगा। एक बार पूछिएगा अगर कि वहां पर है, तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं वो। और दोस्तों के साथ भी इनकी बहुत नहीं बनती है, दोस्तों से डी अटैच, मतलब कि एक बार थोड़ा सा धोखा मिलेगा इनको दोस्तों के साथ, तो दोस्तों के साथ बहुत अच्छी बनेगा नहीं इनको। लेकिन सूर्य के साथ बुध 12th हाउस में है, तो आंखों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इनको। लग्जरियस लाइफ के लिए बहुत कुछ करेंगे, और बहुत बनेंगे ही बनेंगे। फिलहाल अगर बात करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के हैं, मन में कोई बात रखते नहीं होंगे, सीधा डायरेक्ट बोल देते होंगे। 2य हाउस में मंगल है। और संबंध अगर बात करें ना, तो पिताजी की अभी 2014 में, हाँ 14 में काफी परेशान रहे थे, 13-14 में, अप्रैल के बाद ही काफी परेशान रहे थे। स्पेशली अगर बात करें 2013 में अक्टूबर नवंबर दीपावली के टाइम पीरियड में काफी परेशान रहे थे। और अभी भी 2024 में पिताजी की तबीयत हो सकता है जून जुलाई में खराब रही, और ये ओवर थिंकिंग वाला टाइम पीरियड इनका अभी तक चल रहा हो। ये बहुत ज्यादा कल्पना में खोए रहते हैं अभी तक। ये 21 अक्टूबर तक रहेगा। इसके बाद थोड़ा गुस्सा या चिड़चिड़ापन अभी कुछ टाइम पीरियड में बढ़ने वाला है। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इनको पेट से रिलेटेड, ये और चीज इनको का। अभी काफी मैंने देखा है, क्योंकि मेरे फ्रेंड ही हैं, तो हेल्थ इश्यूज भी काफी रहते हैं हाँ उनको इनको लेके। हेल्थ इशू, इनको मैं वही बोला कि 21 अक्टूबर थोड़ा इनको ना स्टोमक रिलेटेड जो प्रॉब्लम है इनको, या अगर मतलब कि अगर बात करता हूँ 12 12 12 24 23 24 25 और 7 या 21 25 और ये 24 एक, इनको अभी गायनी से भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, पेट से रिलेटेड। थोड़ा सा उनको बोलिएगा कि 21 तारीख के बाद थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, लेकिन माइंड से ओवर थिंकिंग अभी नहीं जाएगा कुछ टाइम तक। लेकिन हेल्थ से रिलेटेड ये, आज क्या तारीख हो गया, 19,
3-4 दिन के अंदर में हेल्थ इनका हो सकता है कि टाइम रेक्टिफिकेशन भी मैंने नहीं किया बीटीआर, क्योंकि कुंडली में सबसे पहले बीटीआर होता है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, जिसके अकॉर्डिंगली जो सामने देख रहा हो, जो देवज्ञ है वो कॉन्फिडेंट में आ जाता है कि जो सामने वाले की कुंडली चल रही है, कुंडली देख रहे हैं, वो ठीक हो जाएगा। उसके लिए बीटीआर नहीं किया तो हो सकता है 3-4 दिन आगे पीछे चले, लेकिन ये 1-2 दिन के अंदर हेल्थ से कंप्लीटली फिट हो जाएंगे, बट माइंड से अभी नहीं होंगे, माइंड से थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर भी मैं एक छोटा सा उपाय कहूंगा, एक नारियल अपने सर से उतार के पानी में प्रवाह करवा दीजिएगा इनको बुधवार को। दूसरा चीज, हनुमान जी से रिलेटेड जितने भी उपाय करेंगे ना, उतना अच्छा रहेगा इनके लिए, क्योंकि इस कुंडली में भले ही भाग्य के मालिक हैं हनुमान मंगल, लेकिन द्वितीय हाउस में, मारक हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन मारक नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी का कारक बनता है, जो कि हेल्थ से रिलेटेड, तो वो थोड़ा सा हेल्प करेंगे इनका भी कुंडली में। और ये कंफ्यूजन में भी बहुत ज्यादा रहते हैं, तो कंफ्यूजन भी नहीं होगा जैसे कि मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से इन्होंने काफी चीजों को बताया और बाकी काफी क्विक तुरंत में। तो आप भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम में है या फिर कोई भी सजेशन लेना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो सारी ही लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है इनसे जुड़ने की, तो आप डेफिनेटली जुड़िए। बाकी आगे भी इन फ्यूचर आप भी जो भी अगर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली जब भी इनको टाइम होगा और भी बात कर सकते हैं साथ में। बाकी तो एक बार डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, इतना समय देने के लिए और क्वेश्चंस के अच्छे से आंसर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माई के।